नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। कई साथियों ने इंस्टाग्राम पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं विश्व वारदात तक इंस्टाग्राम से, उन्होंने मैसेज किया था कि सर आपकी कहानी पिछले कई दिनों से क्यों नहीं आ रही है। तो जिन साथियों ने मैसेज किया था उनका तो जवाब मैंने दे दिया, लेकिन बहुत सारे मेरे प्यारे साथी भाई बहन ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर 5-6 दिनों से आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले 5-6 दिनों से एक मेरी वीडियो थी जो 1.5 लाख करीब गई हुई है, व्यूज आए हुए हैं उसी पर यूट्यूब के गाइडलाइंस है, उससे से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इस वजह से ना तो मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा था, ना ही पोस्ट कर पा रहा था कि अपने प्यारे साथियों को, भाई बहनों को मैं बता सकूं कि 7 दिनों तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। यूट्यूब गाइडलाइंस ने 7 दिनों के बाद ही अपलोड करने का मौका दिया है। तो फिर से हाजिर हुआ आप सभी के सेवा में, आप सभी के प्यार आशीर्वाद से। तो मैं फिर एक बार आप सभी से कहूंगा कि आप लोग जितने भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी भाई बहन वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, कहानी का इंतजार कर रहे हैं। कहानी तो बहुत सारे लोग सुनाते हैं, बहुत सारे साथी हैं, लेकिन अपना अपना सबका अंदाज रहता है। तो हमारे अंदाज में भी बहुत सारे साथी अपना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मुझे भी अफसोस हो रहा था कि मैं भी 5-6 दिनों से आप सभी साथियों से दूर हूँ, बहुत दुखी था और आज आप सभी के सामने आया हूँ। तो एक बार फिर आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और आज से वीडियो आपके अपने विश्व वारदात तक के चैनल पर रेगुलर आएगी। सारी जो भी यूट्यूब की गाइडलाइंस थी, सब जो समस्याएं थी, सब क्लियर हो चुकी हैं। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है बिहार के मोतिहारी की। बिहार के मोतिहारी में एक जगह लगती है सरेह। सरेह में 27 फरवरी को एक सुबह सुबह ही व्यक्ति टहलने के लिए जाता है। उसे सरेह के पास एक छोटा सा जंगल रहता है, वहीं पर एक व्यक्ति की लाश दिखाई देती है। अब वह लाश देखकर डर जाता है। जब लाश देखकर डर जाता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, किसकी लाश है। पास में बहुत सारे खून लगे हुए थे, ईंटें कुछ पड़ी थी वहां, उस पर भी खून लगे हुए थे। अब वह व्यक्ति जिसका नाम घनश्याम रहता है, घनश्याम फौरन ही पास में एक थाना लगता है, चकिया थाना फोन करता है और बताता है कि साहब, यहां सरेह के पास छोटा सा एक जंगल है, वहीं पर एक व्यक्ति लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है, तब तक बहुत सारे लोग, सुबह का समय रहता है, करीब 6-7 बज रहे थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। अब पुलिस उस व्यक्ति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जब उसकी शिनाख्त करती है, तो पता चलता है कि व्यक्ति का नाम हेमराज है और हेमराज चकिया थाना के शीतलपट्टी का रहने वाला है। अब पुलिस उनके घर वालों को सूचना देती है। जब पुलिस घर वालों को सूचना देती है, तो हेमराज की पत्नी रहती है निभा देवी और उनके कई रिश्तेदार, जिनको जैसे जैसे सूचना मिल रही थी। अब वह थाने पहुंच रहे थे। थाने पहुंचने के बाद अब जब लोग डेड बॉडी को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। पहले रिश्तेदारों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हेमराज का कत्ल कोई कैसे कर सकता है, वह बेहद ही शरीफ इंसान रहता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है, लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था, इधर पत्नी का बुरा हाल था। पत्नी रो रो कर बेहोश हो जा रही थी। उधर उसके जो भाई रहते हैं, बहन रहती है, उनका भी बुरा हाल था। परिवार वालों का यूं कहें तो बहुत बुरा हाल था। उनके भाई की हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि पहले व्यक्ति का गला दबाया गया और ईंट पत्थरों से कूच कूच कर, यानी किसी मोटे पत्थर से, भारी चीज से उसकी हत्या की गई है। अब जब पुलिस लाश को अपने कब्जे में ले रही थी, तो वहां बहुत सारी ईंटें ऐसी पड़ी हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था। सर पर भी चोट के निशान थे, चेहरे पर भी घाव के निशान थे। तो साफ जाहिर हो रहा था कि हत्या
ईंटे से ही की गई थी। अब पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करती है परिवार वालों के कहने पर और जांच पड़ताल शुरू करती है। और जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी रहता है, जो अपराध करता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह व्यक्ति हेमराज का कत्ल कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति कोई ऐसा अपना रहा होगा जिस पर कोई शक नहीं कर सकता है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले। जो हेमराज रहता है उसकी शादी चकिया थाना के अंतर्गत एक गांव में तय होती है, एक निभा नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की से। निभा नाम की जो खूबसूरत लड़की है वह पढ़ने लिखने में भी बहुत ब्रिलियंट रहती है। वह बीएससी, एमएससी जैसी डिग्रियों के साथ जॉब भी कर रही थी। अब जैसे उसकी शादी फिक्स होती है, वह जॉब छोड़ देती है। वह एक कॉलेज में पढ़ाया करती थी। अब उसके बाद उसकी शादी हेमराज से हो जाती है। जब हेमराज से उसकी शादी फिक्स हो जाती है और शादी की डेट पड़ती है, शादी भी हो जाती है। अब हेमराज के साथ वह बेहद खुश रहने लगती है। हेमराज भी ठीक ठाक लड़का रहता है, ठीक ठाक पढ़ा लिखा रहता है और बेहद ही शरीफ लड़का रहता है। हेमराज की एक बहन भी रहती है। अब अगले साल उसके बहन की शादी फिक्स होती है। जब उसकी बहन की शादी फिक्स होती है तो जो लड़का रहता है, यानी कि उसका होने वाला जीजा, उसका नाम राजन रहता है। राजन भी बेहद पढ़ा लिखा रहता है, ठीक ठाक परिवार से रहता है। अब उसकी बहन की शादी जब राजन के साथ हो जाती है तो अब राजन का डेली घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। यानी कि अब वह राजन अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल हेमराज के घर अब अक्सर आया जाया करता था, महीने 2 महीने पे, जैसे लोग अमूमन ससुराल जाते हैं। अब इसी बीच एक दिन जो उसकी पत्नी रहती है हेमराज की, निभा अपने कमरे में नहा करके जैसे ही जाती है, अब उसके घर उसका बहनोई राजन भी आया रहता है और घर पर सिर्फ उसका जीजा और उसकी पत्नी दोनों ही रहते हैं। हेमराज कहीं किसी काम से बाहर गया रहता है। अब जो राजन रहता है वह कमरे में जाता है और उसकी पत्नी से, निभा से बातचीत करने लगता है। अब निभा भी नई नवेली 1 साल 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अभी मात्र उसकी उम्र 24 साल रहती है और जो राजन लड़का रहता है वह भी 25-26 साल का रहता है। अब नंदोई और निभा दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब बातचीत करते करते दोनों का दिल एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पा रहे थे। अब इसी बीच में जो हेमराज रहता है वह बाजार से आ जाता है, देखता है दोनों बातचीत कर रहे हैं तो वह जानता था कि राजन उसका बहनोई है और बहनोई और जो उसकी पत्नी रहती है दोनों का रिश्ता रहता है अपना। दोनों बातचीत कर रहे थे, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी। लेकिन अब कई दिनों तक दोनों अब एक दूसरे पर फोन से बातें करने लगते हैं। जब भी निभा को याद आती राजन की तो वह राजन से बात करती, राजन को याद आती तो बाइक उठाता और निभा से मिलने के लिए चला आता। अब मामला चलने लगता है, दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं। इस कदर चाहने लगते हैं कि दोनों रात को जब पति हेमराज सो जाता था तो निभा फोन कर घंटों तक राजन से बातें किया करती थी। कई बार तो राजन बाइक लेकर गांव के पास तक आ जाता था उससे मिलने के लिए, निभा से। अब इसी बीच दोनों का प्यार इस तरह से सुरूर चढ़कर बोलने लगता है सर पर कि अब एक दिन घर पर कोई नहीं रहता है, सिर्फ हेमराज रहता है और उसकी पत्नी। इसी बीच राजन आता है और हेमराज अब उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है, मटन वगैरह बनता है, खाते पीते हैं। जब हेमराज सो जाता है तो राजन अलग कमरे में सो रहा था, हेमराज अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी उठकर राजन के कमरे में चली जाती है और जब राजन के कमरे में जाती है तो राजन उसे पकड़ लेता है और पकड़कर दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब कई घंटों तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब इसी बीच अचानक जो उसका पति हेमराज रहता है
उसकी नींद टूट जाती है, वह जाग जाता है। जब जागता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। अब जब उसकी पत्नी कमरे में नहीं है तो वह वहां से उठता है और आसपास ढूंढने लगता है। जब वह बगल वाले रूम के पास जाता है तो देखता है कुछ आवाज आ रही है। अब उसे कुछ शक होता है कि उसकी पत्नी कहीं राजन के साथ तो नहीं है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है राजन और उसकी पत्नी एक दूसरे के साथ बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। अब फौरन ही राजन को हेमराज डांटने लगता है और उसी रात वहां से डांट कर भगा देता है। अपनी पत्नी को भी समझाता है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत तुमने की तो मैं घर से भगा दूंगा। अब दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। फोन पर बातचीत भी बंद हो जाती है, क्योंकि जो हेमराज रहता है वह बात करने से मना कर देता है, कई सारी धमकियां भी देता है। अब फिर हेमराज किसी काम से बाहर चला जाता है कई हफ्तों के लिए। इसी बीच अब राजन अपनी पत्नी को लेकर आता है और यह जानकारी उसकी पत्नी को नहीं रहती है कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और पकड़े भी गए थे। अब दोनों एक दूसरे से फिर मिलने जुलने लगते हैं। पत्नी अलग रूम में रहती है राजन की, और राजन निभा के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। फिर से हेमराज को पता चल जाता है, फिर से दोनों को डांटता है, समझाता है, भाई रिश्तेदारी है, खराब हो जाएगी, समझदारी से रहो, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राजन था कि समझने को तैयार नहीं था। उसे अपनी पत्नी नहीं लेकिन हेमराज की पत्नी निभा बेहद पसंद आ रही थी, और उधर निभा को खुद का पति हेमराज नहीं अच्छा लगता था। वह अपने नंदोई के प्यार में डूब चुकी थी। अब उसे नंदोई पसंद आने लगा था। अब एक दिन गांव में भोज भात रहता है, कोई प्रोग्राम रहता है, तो हेमराज गांव जाता है। गांव में जाता है, खाकर रात करीब 8-9 बजे घर आता है। इसी बीच जो हेमराज की पत्नी रहती है निभा, वह राजन को फोन करती है और कहती है तुम कहाँ हो। राजन कहता है हाँ बताओ, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, बाहर आओगी क्या। तो कहती है बाहर नहीं आना है, लेकिन हमारे बीच जो दरार पैदा हो रही है हेमराज के चक्कर में, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। अब राजन कहता है कि कौन सी दरार, कैसी दरार, तुम क्या चाहती हो। वह कहती है कि मैं चाहती हूं कि अपने पति को घर से दूर कर दिया जाए, हम दोनों से दूर कर दिया जाए, यानी कि इस दुनिया से उठा दिया जाए। अब एक पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा ख्यालात रख रही थी सिर्फ हवस के लिए। वह राजन को फोन करके बाहर बुलाती है और राजन बाहर आकर फोन करता है उसकी पत्नी को कि मैं बाहर आ चुका हूं, हेमराज को बाहर भेजो। अब हेमराज को पत्नी बताती है कि बाहर राजन आया हुआ है, कुछ तुम्हें बुला रहा है, कुछ काम है। अब हेमराज का कितना भी था तो वह राजन बहनोई था। वह बाहर जाता है, राजन से वो पूछता है क्या बात है। वो कहता है कुछ सामान है जो आगे से लेकर आना है, तुम्हारी बहन ने भेजा है, तो सामान काफी भारी था तो मैं वहीं पर शरीर के पास रख दिया हूं। अब जैसे ही हेमराज उसकी बाइक पर बैठता है, हेमराज के बाइक पर राजन की बाइक पर हेमराज बैठता है और लेकर वह सरेह की तरफ सुनसान जगह पर चला जाता है। पीछे से उसका एक भाई और एक उसका दोस्त राजन का गाड़ी लेकर आ रहे थे। अब जैसे ही सुनसान जगह पड़ती है, जो राजन रहता है वह गाड़ी रोकता है, हेमराज से कहता है कि रुको 2 मिनट में चलता हूं। हेमराज कहता है आखिर क्या हो गया। अब वह बाथरूम का बहाना कर राजन वहीं उतरता है, तब तक उसके दोस्त और उसका भाई भी आ जाता है। इसी बीच दोनों हेमराज को पकड़ते हैं और जो उसका बहनोई रहता है राजन, वह गला दबाने की कोशिश करता है, उसको जमीन पर लिटा देता है और ईंट पत्थरों से कूच कूच कर उसकी हत्या कर देता है। यानी कि हेमराज की हत्या उसकी खुद की बहनोई ने कर दी हवस के चक्कर में। अब उसकी मृत्यु हो जाती है और छोड़कर दोनों भाग जाते हैं। जब छोड़ के भाग जाते हैं तो दूसरे दिन पुलिस को लाश मिलती है और शिनाख्त करती है, और पुलिस अब सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल्स निकालती है। 1-2 दिन हो जाते हैं लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस को कहीं से सूचना मिलती है कि जो हेमराज था उसकी पत्नी निभा और उसकी बहनोई का एक दिन झगड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े गए थे। कहते हैं पड़ोसियों के, यानी कि दीवालों के कान होते हैं। पड़ोसी कहीं ना कहीं शक के घेरे में इन लोगों को ले रहे थे और वो समझ चुके थे। कहीं ना कहीं बात पूरे समाज में, यानी कि उनके पड़ोसियों को पता चल चुकी थी।
अब पुलिस उसकी पत्नी का सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि जिस वक्त हत्या हुई थी, जिस दिन हत्या हुई थी, उसी दिन रात में करीब घंटों तक राजन और उसकी पत्नी की बातचीत हुई थी। हेमराज की पत्नी की बात हुई थी। अब पुलिस शक के घेरे में लेकर उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, तो उसकी पत्नी रोने लगती है, टूट जाती है और कहती है कि एक दिन मैं और मेरे बहनोई राजन दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया था और फिर मिलने जुलने के लिए मना कर दिया और हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे। हम दोनों के मोहब्बत में, प्यार में यह कांटा बन रहा था और इस कांटे को हम दोनों ने मिलकर दूर करना चाहा, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हेमराज का काम भी तमाम हो जाएगा, ना कोई सबूत रहेगा, ना कोई पकड़ पाएगा और हेमराज इस दुनिया से भी चला जाएगा। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, बहनोई राजन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। जब यह खबर न्यूज मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग बेहद ही इस खबर को सुनकर शर्मसार रहते हैं कि हवस के लिए एक पत्नी ने अपने 1 साल पहले हुई शादी, यानी कि अपने पति का ही कत्ल करवा दिया, और एक बहनोई जिसने हवस के लिए अपने ही, एक तरह से कहें तो भाभी ही लगेंगी, अपनी ही पत्नी के भाभी को अपने शारीरिक संबंध के लिए अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसी से मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। अब दोनों जेल में हैं, देखते हैं कोर्ट क्या सजा देती है। फिलहाल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। अब रोजाना डेली वीडियो हमारी शाम 7:30 बजे आएगी। अब ना तो कोई समस्या है, ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कहते हैं कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार मेरे साथ रहेगा तो कोई मेरा कितना भी बुरा करना चाहे नहीं कर सकता है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।